जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा यूट्यूब वाला जो लेक्चर है, ज्योग्राफी का जो लेक्चर है, उसमें हम बात करेंगे जो अलग अलग टाइप्स के अर्थक्वेक है उनके बारे में। साथ ही साथ जो सिस्मिक वेव्स है उनके बारे में भी हम इस लेक्चर में बात करेंगे। अर्थक्वेक के क्या कॉजेज होते हैं, है ना। फिर जो जो अलग अलग टाइप के अर्थक्वेक हो सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और जो अलग अलग टाइप की आपकी सिस्मिक वेव्स होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि हमारे अर्थक्वेक क्या होते हैं। तो अर्थक्वेक का मतलब ही क्या होता है? द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ जब हमारी एकदम से शेक करने लगती है तो उसको हम बोल देते हैं अर्थक्वेक। अब आप देखोगे अर्थक्वेक जो होती है उसके कारण अर्थ पर बहुत ही ज़्यादा लाइफ का, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। तो इसी कारण से अर्थक्वेक को पढ़ना, इनको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। कि अगर हम किसी तरीके से पता लगा सके कि अच्छा कोई एक पर्टिकुलर जोन है तो वहाँ ही ज़्यादा अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग की जा सकती है कि किस एरिया में जो डेवलपमेंट है वो करना सही नहीं होगा। तो ये सारी प्लानिंग हम अर्थक्वेक को रीड कर कर, अर्थक्वेक को समझ कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पर एक डेफिनेशन हमने दे रखी है। तो डेफिनेशन में भी हमने यही बता रखा है कि जो सडन शेकिंग या फिर ट्रेम्बलिंग होती है अर्थ की, शेकिंग या फिर ट्रेम्बलिंग जो होती है अर्थ की, उसको बोला जाता है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग टाइप के अर्थक्वेक होते हैं। अच्छा, अर्थक्वेक में क्या होता है, जहां से भी आपका अर्थक्वेक जो है वो स्टार्ट हो रहा है वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब जनरली जो अर्थक्वेक, जो सबसे कॉमन अर्थक्वेक होते हैं वो होते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्यों होते हैं? क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनमें जो मूवमेंट्स होती है, इन्हीं मूवमेंट्स के कारण हमारे टेक्टोनिक अर्थक्वेक होते हैं। इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है। मान लो आपकी एक प्लेट है, फिर ये एक सेकंड प्लेट है। अब ये दोनों क्या रहते हैं, बहुत ही आप देखोगे यहाँ पर जिगजॉ तरीके से ये एक दूसरे में फिक्स होते हैं, और जब ये मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो इसी स्लाइड के कारण क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है, और जैसे ये स्लाइड करते हैं वो एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। और इस एनर्जी के रिलीज होने के कारण बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है। अब ये एक टाइप का अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक के और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, मगर अभी हमने एक जो सबसे कॉमन जो अर्थक्वेक का टाइप है वो हमने यहाँ पर पढ़ा। अब जब भी अर्थक्वेक आता है तो बहुत सारी सीस्मिक वेव्स यहाँ पर रिलीज होगी। सीस्मिक वेव्स यानी कि जो अर्थक्वेक से रिलेटेड वेव्स है वो सारी। अब हम समझ लेते हैं, जिस भी एरिया में आपका अर्थक्वेक पहले आता है उसको बोल दिया जाता है फोकस, और फोकस से वर्टिकली ऊपर जो सरफेस आती है वो हमारी हो जाती है एपिसेंटर। एपिसेंटर पे आप देखोगे सबसे पहले अर्थक्वेक का इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो सीज्मिक वेव्स होती है वो सबसे पहले एपिसेंटर पर ही आकर हमें रिसीव होती है। फोकस जो है उसको हाइपोसेंटर भी बोल दिया जाता है, यानी हाइपोसेंटर यानी वो रीजन जहां से आपका अर्थक्वेक जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है। अर्थक्वेक वेव्स जो है, सीज्मिक वेव्स जो है वो यहीं से जनरेट हो रही है, हाइपोसेंटर से। आगे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बारे में बता रखा है कि फोकस क्या है, एपिसेंटर क्या है ना। फोकस के जस्ट ऊपर वर्टिकली अबव जो है वो हमारा होता है एपिसेंटर। फॉर एग्जांपल ये आपका फोकस है जहां से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, और अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर आप देखोगे सीज्मिक वेव जो है वो अर्थ पर आएगी अलग अलग डायरेक्शन में। तो सबसे पहले सीज्मिक वेव्स आपकी जिस पॉइंट पर पहुंचती है वो हमारा हो जाता है एपिसेंटर, और जहां से हमारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है उसको हाइपोसेंटर या फोकस दोनों नाम से जाना जाता है। ये तो हमने समझ लिया कुछ बेसिक टर्म्स जो अर्थक्वेक से रिलेटेड थी। अब हम समझ लेते हैं कि जो अलग अलग टाइप के अर्थक्वेक है, अब ये एक बार अगर आपने अलग अलग टाइप के अर्थक्वेक समझ लिए तो आपको समझ में आ जाएंगे कि अर्थक्वेक के कॉजेज क्या होते हैं, किस कारण से अर्थक्वेक जो है वो कॉज्ड होते हैं। पहला इसका है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। जो हमारा टेक्टोनिक अर्थक्वेक रहता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बहुत सारे क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनकी मूवमेंट के कारण जो अर्थक्वेक हमारे ऑकर होते हैं उन्हीं अर्थक्वेक को बोल दिया जाता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, है ना, कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब आप देखोगे जहां पर फॉल्ट प्रेजेंट है, फॉल्ट पे क्या करेगी प्लेट जो है वो दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, और इसी स्लाइडिंग के कारण हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसी कारण से आपके टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो है वो कॉज होते हैं, ये हमने समझा। इसके बाद एक हमारे होते हैं वॉल्केनिक अर्थक्वेक। एक हमारे क्या होते हैं, वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक क्यों होते हैं, तो आप देखोगे बहुत सी बार मैग्मा जो रहता है उसको कोई ना कोई ओपनिंग मिल जाती है अर्थ सरफेस पर। हमने अलग अलग लेयर्स पढ़ी थी हमारी अर्थ सरफेस पर, है ना।
जो सबसे आउटर लेयर है वो होती है हमारी क्रस्ट, फिर क्रस्ट में ही एक लेयर, क्रस्ट के बाद एक लेयर आती है मेंटल। मेंटल की जो अपर वाला पार्ट है उसको बोला जाता है स्टेनोस्फेयर। अपर मोस्ट पार्ट हमारा क्रस्ट के साथ मिलकर लिथोस्फेयर कहलाता है। और जो अपर पार्ट है वो मोल्टन फॉर्म में है ना, सेमी प्लास्टिक फॉर्म में है। वो क्या है, वो जो लेयर है स्टेनोस्फेयर, या फिर उसको क्या बोल दिया जाता है, मैग्मा वाली लेयर बोल दिया जाता है। अब यही मैग्मा जो रहता है बहुत सी बार इसको क्या होता है, आप देखोगे अर्थ सरफेस पर एक ओपनिंग मिल जाती है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो लेयर है इसमें अभी हमारा मैग्मा है, बहुत सी बार क्या होगा, इसको अर्थ सरफेस पर एक ओपनिंग मिल जाएगी। इसी ओपनिंग के कारण ये अर्थ सरफेस से बाहर आने लगेगा। इसी कारण ये क्या होगा, अर्थ सरफेस के बाहर आने लगेगा और यहाँ पर ये क्या कर लेगा, लैंडफॉर्म क्रिएट कर लेगा, एक माउंटेन क्रिएट कर लेगा जिसको बोला जाता है वॉल्केनिक माउंटेन। तो जब वॉल्केनोज आपके, जब क्या होते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज जब बर्स्ट होते हैं तो उस कारण बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, उसके कारण भी आपकी अर्थ जो है वो शेक होती है। और आप देखोगे कि इसी कारण से आपके जो वॉल्केनिक अर्थक्वेक है वो होते हैं, यानी वॉल्केनोज तो साथ में क्या हो रहा है, इरप्ट हो रहा है वॉल्केनो, और वॉल्केनो इरप्ट होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज हो रही है जिसके कारण आपके वॉल्केनिक अर्थक्वेक जो है वो कॉज हो रहे हैं। वॉल्केनिक अर्थक्वेक के बाद एक आते हैं हमारे कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक क्या है समझते हैं हम। अब जनरली जब भी माइनिंग की जाती है तो आप ये देख रहे हो एक स्ट्रक्चर इस टाइप की, यहाँ पर तो कुछ भी इन्होंने कॉन्क्रीट का बना दिया है, मगर क्या किया जाता है, माइनिंग जो है वो अंडरग्राउंड की जाती है। मान लो आपकी एक सरफेस है तो यहाँ पर अंडरग्राउंड एक टनल बनाकर यहाँ पर माइनिंग की जाती है। अब इस बार ऐसे केसेस में, माइनिंग के केस में क्या होता है, बहुत सी बार ये जो रूफ जो है ये क्या है, छत वाला एरिया हो गया, तो रूफ क्या कर जाती है, कोलैप्स कर जाती है। और रूफ के कोलैप्स करने के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है जिससे आपकी अर्थ जो है वो शेक करना स्टार्ट कर देती है। तो इस टाइप के जो आपके अर्थक्वेक होते हैं उनको बोला जाता है कोलैप्स अर्थक्वेक। फिर कोलैप्स अर्थक्वेक के बाद एक हमारा आता है रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक हम समझेंगे, लेकिन पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि रिजर्वायर क्या है। रिजर्वायर हम समझते हैं कि जहां पर भी डैम क्रिएट किया जाता है तो वहां पर एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट हो जाती है, वही हमारी आर्टिफिशियल लेक क्या होती है, रिजर्वायर होती है। मगर रिजर्वायर कैसे अर्थक्वेक का कॉज बन सकता है, तो पहले हम समझे कि डैम आखिर बनाए कहाँ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्टिनेंट का ब्लॉक था जहां से एक रिवर जो थी वो फ्लो हो रही थी, इसी कॉन्टिनेंट के ब्लॉक में यहाँ पर क्या आ गया, फॉल्ट आ जाता है। इस फॉल्ट के कारण क्या हुआ, ये जो रीजन था ये नीचे सबसाइड कर गया, या फिर ये रीजन क्या हो गया, अपलिफ्ट हो गया। इस अपलिफ्ट के कारण क्या हुआ, यहाँ पर वाटरफॉल बन गया। इसी अपलिफ्ट के कारण क्या हुआ, वाटरफॉल बन गया। लेकिन ये रिवर क्या करेगी, यहाँ वाला जो रीजन है इसके रॉक को अभी धीरे धीरे इरोड करना स्टार्ट कर देगी। आप देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इरोजन किया है यहाँ पर रिवर ने, और एक तरीके की वैली यहाँ पर बना ली है। अब ये आपका परफेक्ट रीजन है डैम बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने अगर एक दीवार खड़ी कर दी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी लेक क्रिएट हो जाएगी पीछे। फिर साथ में एक क्या करोगे आप, ग्रेविटी भी इस पर एक्ट करेगी, तो वाटर जो है वो फ्लो कर कर यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो। मगर जब आपने यहाँ पर क्या किया, रिजर्वायर क्रिएट किया, तो रिजर्वायर का जो पानी है उसके कारण यहाँ पर क्रस्ट पर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, वेट आ गया है। और इसी वेट के कारण या तो ये फॉल्ट वापस से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, या फिर कोई नया फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। और इसी फॉल्ट पे जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होगी तो उसके कारण आपका अर्थक्वेक जो है वो आ जाएगा। महाराष्ट्र की एक रिवर है कोयना रिवर, कोयना रिवर पर एक डैम बना हुआ है कोयना डैम। वो कोयना डैम जो है उसके बनने के कारण वहां पर फिर एक अर्थक्वेक आया था, जो कि एक एग्जाम्पल था रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक का। आगे हम बात करते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। अब आपके जो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स होते हैं वो किसी एक्सप्लोजन के कारण, नाम से हमें समझ में आ रहा है। अब ये एक्सप्लोजन हो सकता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो, आपने बहुत सी बार ऐसी न्यूज सुनी होगी। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले जो इजराइल और ईरान की वॉर हो रही थी, अमेरिका ने भी क्या किया था, ईरान पर अटैक किया था। तो वहां पर हमें ईरान के आसपास कुछ अर्थक्वेक जो थे उनके बारे में पता चला कि वहां पर कुछ अर्थक्वेक कॉज हुए हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि उन अर्थक्वेक का रीजन क्या था, कि जो भी वहां पर उनका न्यूक्लियर मटेरियल था वो क्या हो गया, उसमें एक्सप्लोजन हो गया और उसके कारण वो अर्थक्वेक कॉज हुए, है ना। इंडिया ने भी जब पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उसके पास भी 3 से 4 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक देखने को मिला था। तो ये एक्सप्लोजन इतने ज्यादा वायलेंट होते हैं, इनमें इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि इसके कारण भी आपके अर्थक्वेक जो है वो कॉज हो सकते हैं। तो ये हमने अलग अलग टाइप के हमारे जो अर्थक्वेक है, 5 मेन टाइप्स के अर्थक्वेक हमने पढ़े, और ये इनके क्या रीजंस थे वो भी इन्हीं के साथ हमने पढ़े हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर हमारे ये दोनों आगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्थक्वेक वेव्स। अब अर्थक्वेक में क्या होता है, ये जो एनर्जी जो रिलीज होती है ये किसके फॉर्म में होती है, वेव्स के फॉर्म में। ये आपकी अर्थ, यहाँ पर मान लो आपका हाइपोसेंटर या फोकस है जहां पर आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट करेगा, तो इसके कारण अब ये जो वेव्स जो है ये क्या करे, आपकी जो एनर्जी जो है ये वेव्स के फॉर्म में अर्थ से क्या होगी, रिलीज होगी। अब ये वेव्स दो तरीके की होती है, इन वेव्स को हम क्या बोल देते हैं, सीस्मिक वेव्स। आपकी सीस्मिक वेव्स जो रहती है वो दो तरीके की होती है, एक हमारी होती है बॉडी वेव्स, एक हमारी होती है सरफेस वेव्स। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हम समझ लेते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ से जब ओरिजिनेट हुआ तो ये जो वेव्स है ये अर्थ की बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रही है, ये वेव्स क्या कर रही है, अर्थ की बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रही है, इसलिए इनको हम बोल रहे हैं बॉडी वेव्स। वहीं पर कुछ वेव्स जो रहती है, यही जो बॉडी वेव जब सरफेस पर जाएगी तो एक नई टाइप की वेव हमें देखने को मिलेगी जिसको बोला जाएगा सरफेस वेव। सरफेस वेव अर्थ की सरफेस के ऊपर ट्रेवल करेगी, बॉडी वेव्स अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल करेगी। अब बॉडी वेव्स हमारी दो टाइप की होती है, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स है उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोला जाता है। अभी इनका हम प्रोपोगेशन देखेंगे कि प्राइमरी वेव्स किस तरीके से प्रोपोगेट होती है। वहीं पर आपकी जो सेकेंडरी वेव्स है इनको ट्रांसवर्स वेव्स बोला जाता है, इनका भी हम प्रोपोगेशन देखेंगे किस तरीके से प्रोपोगेशन होता है। सरफेस वेव्स भी हमारी दो टाइप की होती है, रैली वेव्स होती है और लव वेव्स होती है। अच्छा, यहाँ पर हम पहले कुछ इनके बारे में बेसिक समझ लें। आपकी जो प्राइमरी वेव्स होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्मोग्राफ जो कि अर्थक्वेक की वेव्स जो रहती है उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले जो वेव्स रिकॉर्ड होती है वो होती है हमारी प्राइमरी वेव्स, फिर आपकी होती है सेकेंडरी वेव्स। यानी प्राइमरी वेव्स जो है वो सेकेंडरी वेव्स से ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सी होती है, तो वो हमारी होती है सरफेस वेव्स। ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती है। सबसे ज्यादा सरफेस पे जो आप डिस्ट्रक्शन देखते हो अर्थक्वेक के कारण वो इन्हीं सरफेस वेव्स के कारण क्रिएट होता है। पहले हम समझ लेंगे बॉडी वेव्स, फिर हम जाएंगे हमारी सरफेस वेव्स पर। यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर आपका क्या हुआ था, जो अर्थक्वेक जो था वो ओरिजिनेट हुआ, तो ये जो अर्थ सरफेस के अंदर ट्रेवल कर रही है ये हमारी क्या हो गई, बॉडी वेव्स। और जो सरफेस पर ट्रेवल कर रही है वो हमारी होगी सरफेस वेव्स। पहले हम समझ लेते हैं बॉडी वेव्स के बारे में। तो ये जो आपका फोकस था, यहाँ से ये वेव्स क्या करेगी, हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, बॉडी के अंदर हर एक डायरेक्शन में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। और जब ये सरफेस रॉक के साथ इंटरेक्ट करती है तो यही सरफेस रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, एक नई वेव्स जो है हमारी जनरेट हो जाती है जिनको सरफेस वेव्स बोला जाता है। आप देखो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अगर कोई है तो वो रैली वेव है, या फिर इसको आप बोल दो, रैली वेव नहीं ध्यान देता तो सरफेस वेव भी अगर आपको ध्यान रह रहा है तो वो भी हमारे लिए काफी रहेगा कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव जो होती है वो होती है सरफेस वेव्स। अब पहले हम देखते हैं कि हमारी जो प्राइमरी वेव्स है वो किस तरीके से ट्रेवल करती है। तो प्राइमरी वेव आप देखोगे कि ये क्या करती है, इसमें जैसे कि साउंड वेव ट्रेवल करती है। साउंड वेव में क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स, यानी कंप्रेशन फिर एयर फ्रिक्शन, फिर कंप्रेशन फिर एयर फ्रिक्शन हमें देखने को मिलता है। यानी जिस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी ट्रेवल करते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी ट्रेवल करेंगे, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पर एयर फ्रिक्शन, यानी अब यहाँ पर थोड़ी जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर चले गए, फिर पास में आ गए, फिर दूर चले गए, है ना। तो कंप्रेस फिर रिलैक्स, यहाँ पर कंप्रेस हुए फिर रिलैक्स हो गए, फिर कंप्रेस हुए फिर रिलैक्स हो गए। तो इस तरीके से हमारी प्राइमरी वेव्स जो होती है वो ट्रेवल करती है। अब प्राइमरी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन तीनों से ट्रेवल कर सकती है। अभी जब हम इनका प्रोपोगेशन और अच्छे से पढ़ेंगे तब एक हम शेडो जोन पढ़ेंगे, तब ये चीज बहुत ज्यादा हमारे काम आएगी। तो अभी आप ध्यान रखो कि प्राइमरी वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ट्रेवल कर सकती है। सरफेस वेव आपकी सेकेंडरी वेव्स के कंपैरिजन में प्राइमरी वेव्स जो रहती है वो सबसे पहले आपके सिस्मोग्राफ पर डिटेक्ट होती है। इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोला जाता है और साउंड वेव्स से सिमिलर फैशन में इनका जो प्रोपोगेशन है वो होता है। प्राइमरी वेव समझा, अब हम समझ लेते हैं सेकेंडरी वेव्स। अब हमारी जो सेकेंडरी वेव्स है उनको ट्रांसवर्स वेव्स भी बोला जाता है। इनको क्या भी बोला जाता है, ट्रांसफर वेव्स भी बोला जाता है। अब इनको ट्रांसफर वेव्स क्यों बोला जाता है, आप देखो इनका प्रोपोगेशन, कि हमारी वेव जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, मगर हमारे पार्टिकल जो है वो क्या है, वर्टिकल प्लेन में कर रहे हैं।
पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन यानी आप ऐसे समझो इसको कि हमारी वेव जो है वो ऐसे समझो, हमारी वेव जो है इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है और पार्टिकल का प्रोपोगेशन कैसा है, ऊपर और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो इस तरीके से हमारे पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जो सेकेंडरी वेव्स होती है वो प्रोपोगेट करती है। इसी कारण से इनको क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव्स बोला जाता है। फिर आपकी प्राइमरी वेव डिटेक्ट होती है, उसके थोड़े टाइम लैग के बाद सेकेंडरी वेव जो है वो सिस्मोग्राफ पर डिटेक्ट होती है ना, थोड़ा टाइम लैग लगता है, उसके बाद आपकी सेकेंडरी वेव जो है वो डिटेक्ट होती है। फिर आपकी जो सेकेंडरी वेव्स है वो केवल सॉलिड के थ्रू ही ट्रेवल कर सकती है और लिक्विड और गैस के थ्रू वो ट्रेवल नहीं कर सकती, लिक्विड और गैस के थ्रू वो पास नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना हमारा, है ना। प्राइमरी वेव जो रहती है वो सेकेंडरी वेव से फास्ट होती है, सिस्मोग्राफ पर पहले डिटेक्ट होती है। उसके बाद सेकेंडरी वेव जो रहती है वो थोड़ी स्लो होती है, सिस्मोग्राफ पर बाद में डिटेक्ट होगी। प्राइमरी वेव जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में प्रोपोगेट कर सकती है, वहीं पर आपकी जो सेकेंडरी वेव्स है वो केवल सॉलिड में ही प्रोपोगेट कर सकती है। अब ये हमने पढ़ लिया हमारी बॉडी वेव्स। नेक्स्ट आती है हमारी सरफेस वेव्स। अब हम बात कर लेते हैं सरफेस वेव्स के बारे में। तो सरफेस वेव्स भी हमारी दो टाइप की है, एल वेव्स या फिर लव वेव्स इनको बोल दो, और एक होती है हमारी रेली वेव्स। अच्छा, अब आपकी जो लव वेव्स है वो कैसे ट्रेवल करती है, तो ये देखो आपका वेव का प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में, तो इसमें जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। पार्टिकल का मूवमेंट इसमें कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। हमने जब सेकेंडरी वेव्स पढ़ी थी तो पढ़ा था कि जब आपकी वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो आपके पार्टिकल्स या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्या करेंगे, ऑसिलेट होंगे, है ना, वाइब्रेट करेंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मगर इसमें आप देखो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी इधर राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। अगर यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वेव तो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, लेकिन हमारे पार्टिकल्स ये क्या हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन में, हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर वाइब्रेट हो रहे हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब आपकी जो लव वेव्स जो रहती है वो रेली वेव से क्या रहती है, इसकी अगर आप स्पीड देखोगे तो वो क्या रहती है, बॉडी वेव से तो स्लोअर रहती है, लेकिन इसके बाद फास्टर रहेगी किससे, रेली वेव से। यानी सबसे पहले हमारी क्या डिटेक्ट होगी सिस्मोग्राफ पर, प्राइमरी वेव, फिर हमारी होगी सेकेंडरी वेव, फिर हमारी होगी लव वेव और सबसे लास्ट में होगी रेली वेव्स। अब हमने देख लिया कि हमारी लव वेव्स जो है वो कैसे प्रोपोगेट होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारी रेली वेव्स पर। अब रेली वेव्स जो है इनका प्रोपोगेशन होता है एलिप्टिकल मोशन में। एलिप्टिकल मोशन यानी हम ओशियंस में वेव्स देखते हैं तो वेव्स जिस तरीके से प्रोपोगेट करती है, सर्कुलर फैशन में प्रोपोगेट करती है, वैसी ही आपकी ये वेव्स भी प्रोपोगेट करेगी, है ना, ऐसे ही इसी डायरेक्शन में ये वेव्स भी जो है प्रोपोगेट करेगी। अब रेली वेव जो रहती है ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन ये क्यों क्रिएट करती है, तो आप देखोगे इसमें क्या रहता है कि साइड टू साइड मूवमेंट भी होती है और अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट भी होती है। यानी ग्राउंड जो है आपका, ऊपर और नीचे भी पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और साइड टू साइड भी आपके पार्टिकल्स जो होंगे वो वाइब्रेट करेंगे। इसी कारण से अगर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कोई वेव्स हमारी क्रिएट करती है तो वो होती है हमारी रेली वेव्स। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ना, चारों वेव्स जो है, पहले दो क्लासिफिकेशन हमने किए, हमारी बॉडी वेव्स और हमारी सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स क्या होती है, हाइपोसेंटर से ओरिजिनेट होती है और उसके बाद वो अर्थ की बॉडी के अंदर ट्रेवल करती है, इसलिए उसको नाम हमने दे दिया बॉडी वेव्स। जब आपकी बॉडी वेव्स जो है अर्थ सरफेस की जो रॉक है उनके साथ आपके कांटेक्ट में आती है तो वो किसको राइज, वहां से फिर कौन सी वेव्स आपकी निकलती है, सरफेस वेव्स निकलती है। सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले जो डिटेक्ट होगी वो होगी बॉडी वेव्स, बाद में होगी सरफेस वेव्स। इसके साथ साथ एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमारी बॉडी वेव्स दो टाइप की है, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। वहीं पर हमारी सरफेस वेव भी दो टाइप की है, लव वेव एंड रेली वेव। अब प्राइमरी वेव जो है इसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है, सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले प्राइमरी वेव ही डिटेक्ट होगी, मगर प्राइमरी वेव जो है आप देखोगे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करती। अच्छा, प्राइमरी वेव जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रेवल कर लेती है, और फिर आपकी सेकेंडरी वेव जो रहती है वो सिर्फ सॉलिड से ही ट्रेवल कर पाती है। सिस्मोग्राफ पर थोड़े टाइम लेग के बाद ये डिटेक्ट होती है। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स भी दो तरीके की हमारी, एक है लव वेव्स
दूसरी है हमारी रेली वेव्स, है ना। और रेली वेव्स जो रहती है सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रहती है, या फिर अगर पूरा मैं एक साथ बोल दूं तो आपकी जो सरफेस वेव रहती है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। रेली वेव जो रहती है इसमें जो आपका मूवमेंट होती है वेव की, उसके साथ जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट में भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इसके साथ साथ साइडवर्ड मूवमेंट में भी क्या करते हैं, क्या करेंगे, आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे। इसी कारण से आपकी रेली वेव जो होती है सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट ये करती है। चलो अब ये हमने देख लिया वेव्स, अब इनका हम देख लेते हैं प्रोपोगेशन। तो आप देखोगे कि जब इनको हम प्रोपोगेट करते हैं तो पी वेव्स जो रहती है वो, अच्छा इसमें आप देखोगे कि क्या रहेगा कि पी वेव जो आपकी रहेगी वो तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रेवल कर लेती है। तो पी वेव्स हमें यहाँ पर एक मैं आपको फोटो बता देता हूँ। हाँ ये शेडो जोन की हम बात कर रहे हैं, ये हो गया हमारा, है ना। मान लो कि एक क्या है आपका फोकस है, हाइपोसेंटर है, जहां से आपका अर्थक्वेक जो है ओरिजिनेट हो रहा है। तो पी वेव जो है वो हर एक डायरेक्शन में यहां से क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में यहां से क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। फिर अब आपका देखो क्रस्ट हुआ, मेंटल हुआ, कोर हुआ, तीनों से प्रोपोगेट करेगी। अच्छा इसकी स्पीड जो होगी कोर में सबसे ज्यादा होगी, और कोर में इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होने का रीजन ये रहता है कि कोर जो है बहुत ज्यादा क्या है, सॉलिड फॉर्म में निकल और आयरन से मिलकर ये बना हुआ है, इसलिए इसकी स्पीड कोर में सबसे तेज होगी। फिर ये वेव जो है हमें कुछ एंगल्स मिलते हैं जिस पर ये देखने को नहीं मिलती, यानी 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच वाला एक जोन आता है जहां पर पी वेव्स हमें डिटेक्ट नहीं होती है, इसको बोला जाता है पी वेव शेडो जोन। समझते हैं क्यों, यहां पर दो चीज हो रही है, मतलब दो आपके, एक होता है आपका रिफ्लेक्शन, सेकंड आपका होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि कोई आपकी जो लाइट की वेव थी किसी ऑब्जेक्ट पर गिरी और फिर वो क्या कर गई, वहां से रिवर्स कर गई, रिबाउंड कर गई, तो ये हो जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब ऐसे दो मटेरियल जिनकी डेंसिटी क्या होती है, अलग होती है, तो उसके कारण वेव जो रहती है उसकी डायरेक्शन थोड़ी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वेव की डायरेक्शन थोड़ी क्या हो जाती है, देखो ये चेंज होगी वेव की डायरेक्शन, डेंसिटी में डिफरेंस के कारण होता है। यहाँ पर जब हमने लेयर्स पढ़ी थी अर्थ की तो हमने पढ़ा था कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनके लेयर्स में भी डेंसिटी का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इसी कारण से आप देखोगे कि यहाँ पर ये क्या कर रही है, इसकी डायरेक्शन हमें चेंज होती हुई दिख रही है, और इसी डायरेक्शन में चेंज के कारण ये शेडो जोन बन जाता है ना। तो पी वेव का शेडो जोन जो होता है वो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में हमें देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम एस वेव की बात करें तो एस वेव को भी हम उसी जगह से प्रोपोगेट कर रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया और यहाँ से एस वेव जो थी आपकी, सेकेंडरी वेव जो थी आपकी, वो क्या कर गई, प्रोपोगेट कर गई, है ना। वो क्या कर गई, यहाँ से प्रोपोगेट कर गई। अब इस प्रोपोगेशन के कारण आप देखोगे कि एक ऐसा जोन आ गया जिसके बाद आपकी सेकेंडरी वेव जो थी वो प्रोपोगेट नहीं हुई, यानी 105 डिग्री से लेकर के बियॉन्ड ही मान लो, 105 डिग्री के बियॉन्ड आपको कोई भी सेकेंडरी वेव जो है वो डिटेक्ट नहीं होती। इसका रीजन ये होता है कि आपकी जो आउटर कोर है, हमारी आउटर कोर क्या है, लिक्विड फॉर्म में, जब लेयर्स ऑफ अर्थ हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि हमारी आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। इस कारण से लिक्विड से क्या नहीं कर पाती, ट्रेवल नहीं कर पाती, प्रोपोगेट नहीं कर पाती। इस कारण से आपको इस जोन में जो सेकेंडरी वेव है वो ट्रेवल करती हुई नहीं दिखेगी, इसलिए ये जो पूरा जोन आ गया ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी वेव्स का शेडो जोन हो जाएगा, है ना। तो सेकेंडरी वेव्स का शेडो जोन कहाँ हुआ, 105 डिग्री के बियॉन्ड। वहीं पर जो हमारी प्राइमरी वेव्स थी उसका शेडो जोन होता है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में। तो ये हमने पढ़ लिया कि हमारी जो प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है, वो कैसे प्रोपोगेट होती है। ये जो आपका दे रखा है यहाँ पर वही एक्सप्लेन कर रखा है कि मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होता है ना, कि वेव के डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करेंगे, कि वेव के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, परपेंडिकुलर भी मूव करेंगे तो क्या अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो सारा हमने इसमें समझ लिया है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे, हमारे जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने को मिलता है। पहला हमारा होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ सीधा साधा आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या होती है, आपकी जो अर्थक्वेक वेव जो है वो डिटेक्ट होती है। ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है सिस्मिक वेव्स को।
है ना। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपकी जो प्राइमरी वेव्स होती है सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले रिसीव वही होती है, फिर प्राइमरी वेव के बाद आपकी होती है सेकेंडरी वेव, और फिर सरफेस वेव जो है वो सिस्मोग्राफ पर डिटेक्ट होती है। फिर एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो रहती है वो बताती है मैग्नीट्यूड। रिक्टर स्केल क्या बताती है? मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, है ना। इसमें आप देखोगे तो अलग अलग हमें देखने को मिलता है। अगर 3 या उससे कम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो उसको माइनर कंसिडर किया जाता है। 6 या 6 और 4 के बीच में मॉडरेट, 6 से ऊपर जो रहता है तो फिर स्ट्रॉन्ग, मेजर और ग्रेट अर्थक्वेक की कैटेगरी में इनको डाल दिया जाता है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। तो मैग्नीट्यूड स्केल क्या बताती है कि कोई अर्थक्वेक जो है वो कितना डिस्ट्रक्टिव होगा। वहीं पर यहाँ पर एक और हमें स्केल मिलती है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल हमारी बताती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस यही है कि एक बार आपका अर्थक्वेक आ गया उसके बाद वो कितना डिस्ट्रक्शन कर रहा है, उस डिस्ट्रक्शन के बेसिस पर हम बताएंगे कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका एक अर्थक्वेक जो था वो 8 मैग्नीट्यूड का आया, है ना, 8 मैग्नीट्यूड का आया और किसी ऐसे रीजन में आया जहां पर घर वगैरह नहीं है, ज्यादा खाली लैंड पड़ी हुई है, तो वहां पर वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करेगा। मगर आपका मान लो कि एक 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और किसी ऐसे रीजन में आ गया जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलस रीजन है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर रहती है, तो इस कारण से वहां पर बहुत ज्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन वो कर देगा। तो इस अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होगी वो 8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से भी ज्यादा होगी। तो इंटेंसिटी यहाँ पर कि कितना डिस्ट्रक्शन वो कर रहा है उस पर हम इंटेंसिटी को बताएंगे। तो ये 3 हमारी मेजर स्केल्स होती है अर्थक्वेक से रिलेटेड। अब आप देखोगे एक बार हम क्विक रिवीजन देख लेते कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे वेव जो थी उनका प्रोपगेशन इसमें हमने पढ़ा, और उसके बाद हमारी क्लास आज की ओवर होगी। जो हमारे डिफरेंट टाइप के अर्थक्वेक थे उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, है ना। अर्थक्वेक क्या होता है? सडन शेकिंग ऑफ अर्थ। अब अर्थक्वेक जहां से होगा, मान लो इस रीजन से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ तो इसको हम बोल देंगे फोकस या हाइपोसेंटर, और सबसे इसके बिल्कुल वर्टिकली ऊपर जो रीजन है जहां पर सबसे पहले क्या होगी, वेव्स रिसीव होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा? एपिसेंटर। वो हमारा क्या हो जाएगा? एपिसेंटर हो जाएगा। तो हाइपोसेंटर, एपिसेंटर, फोकस में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हमने 5 टाइप के अर्थक्वेक पढ़े। टेक्टोनिक अर्थक्वेक, टेक्टोनिक प्लेट के स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, है ना, उनके मूवमेंट के कारण क्रिएट हो रहे हैं। वहीं पर वॉल्केनिक अर्थक्वेक, बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट वॉल्केनिक इरप्शन के कारण आपके वॉल्केनिक अर्थक्वेक जो है वो ऑकर होते हैं। फिर आपका आ गया कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक किसके कारण? माइंस वगैरह की अगर रूफ कोलैप्स कर जाती है तो उसके कारण ये अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं। फिर एक आपका आ गया रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, है ना। रिजर्वायर का जो पानी है उसका बहुत सारा वेट है, उसके कारण फॉल्ट लाइन जो है वापस से एक्टिवेट हो जाती है, और उस कारण से क्या होता है, यहाँ पर प्लेट्स में मूवमेंट होगी और उसी कारण से आपके अर्थक्वेक जो है वो कॉज होगा। फिर आपका आ जाता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक किस कारण से होगा? या तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, या फिर आपने कोई बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन किया, उसके कारण जो शॉकवेव जो होगी वो रिलीज होगी और उसके कारण आपकी अर्थ जो है ट्रेम्बल करेगी, शेक करेगी। इस टाइप का अर्थक्वेक उस कारण से हमें देखने को मिलेगा। फिर आगे हमने वेव्स की बात करी कि जो सिस्मिक वेव्स होती है, तो सिस्मिक वेव्स हमारी 2 टाइप की है। एक होती है बॉडी वेव्स, एक हमारी होती है सरफेस वेव्स। अर्थ की बॉडी के अंदर जो ट्रेवल करेगी वो बॉडी वेव्स, और अर्थ की सरफेस के ऊपर जो ट्रेवल करेगी वो हो जाएगी हमारी सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स भी 2 तरीके की हमने पढ़ी, पी वेव्स जो कि लॉन्गिट्यूडनल है, और एस वेव्स जो कि क्या है, ट्रांसवर्स है। वहीं पर रेली आपकी जो सरफेस वेव्स थी वो भी हमने 2 तरीके की देखी, रेली वेव और लव वेव। फिर लॉन्गिट्यूडनल पी वेव्स के साथ ट्रेवल करती है साउंड वेव के जैसे, है ना। यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल जो रहते हैं वेव की डायरेक्शन में ही पार्टिकल का ऑसिलेशन या फिर पार्टिकल का वाइब्रेशन हमें देखने को मिलता है, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इस तरीके से आपकी वेव जो है प्रोपोगेट होती है। देख लो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, तो इस कारण से आपकी वेव, प्राइमरी वेव जो है वो प्रोपोगेट होती है। अब प्राइमरी वेव जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से प्रोपोगेट हो जाएगी, और सिस्मोग्राफ पर ये सबसे पहली वेव जो है ये डिटेक्ट होगी। फिर आपकी आ जाएगी सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव्स क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब होता है कि वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पार्टिकल जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट होंगे। तो यहाँ पर आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड, वर्टिकल प्लेन में हम देख रहे हैं ना, ये वेव आपकी प्रोपोगेट हो रही है और पार्टिकल या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे या फिर
डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें पार्टिकल्स का प्रोपोगेशन देखने को मिलेगा, तो वो हमारी हो जाएगी सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव जो है वो लिक्विड और गैस के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए आप देखोगे इसका शेडो जोन जो है वो बड़ा है, आउटर कोर जो है उसमें ट्रेवल इसी कारण से नहीं कर पाती। इसके आगे हम बात कर लेते हैं हमारी लव वेव्स। लव वेव्स जो रहती है वो सरफेस पर आती है और इनका भी प्रोपोगेशन कैसे होता है कि इसमें भी पार्टिकल जो रहते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या करेंगे, प्रोपोगेट होंगे, है ना, साइडवर्ड इसमें प्रोपोगेशन हमें देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हमारी लास्ट आ गई रैली वेव। रैली वेव में जो डायरेक्शन जो रहता है इसको आप एलिप्टिकल बोल सकते हो, जैसे कि हमारी ओशन की वेव्स प्रोपोगेट होती है उसी टाइप से ये भी प्रोपोगेट होती है। इसमें दोनों मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट भी होगा इसमें और साइडवर्ड मूवमेंट भी इसमें होगा, इसी कारण से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन रैली वेव्स आपकी क्रिएट करती है। इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि सरफेस वेव जो है सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन वही क्रिएट करेगी और सबसे लास्ट में डिटेक्ट भी सरफेस वेव्स ही होगी। पहले आपकी होगी प्राइमरी वेव, फिर सेकेंडरी वेव और फिर आपकी आएगी सरफेस वेव्स। तो ये हमने कुछ आज का हमारा जो बेसिक अर्थक्वेक को लेकर जो था उसके बारे में हमने बात करी। शेडो जोन भी हम बात कर लेते हैं कि 105 से 145 डिग्री के बीच में एक ऐसा रीजन आता है जहां पर प्राइमरी वेव का हमें शेडो जोन देखने को मिलता है, वहीं पर 105 डिग्री के बियॉन्ड जो है वो सेकेंडरी वेव्स का शेडो जोन हमें देखने को मिलता है ना, आउटर कोर से वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी इसलिए इसका शेडो जोन ज्यादा बड़ा है। फिर हमने 3 टाइप की हमारी स्केल देख ली, एक हमारा हो गया सिस्मोग्राफ जो कि क्या करेगा, आपकी जो वेव्स है उनको डिटेक्ट करेगा। फिर आपकी होगी रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल बताएगी कि अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का है। फिर आपकी होगी मर्केली स्केल, मर्केली स्केल बताएगी कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या है ना, इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन वो क्रिएट कर रहा है, लाइफ को, प्रॉपर्टी को कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन इससे हो रहा। चलो दोस्तों, तो आज का हमारा ये जो वीडियो था इसको हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ये जो हमारी सीरीज जो है ज्योग्राफी की ये कंटिन्यू चलती जाएगी। आप जितना ज़्यादा प्यार दिखाओगे, जितनी ज़्यादा लाइक्स करोगे, उतनी ही ज़्यादा हम भी कोशिश करेंगे कि उतना ही अच्छा कंटेंट आपको दे पाए। जय हिंद।